स्टाइलिश लड़की थी। उसको बड़ी नेल्स रखने का बहुत शौक था, इसलिए वो अपने नेल्स की बहुत केयर किया करती थी। टाइम से मैनिक्योर एंड नेल स्पा जाया करती थी। उसके परिवार में उसके पिता नमन और माँ सुमन रहा करते थे। रीवा एक पीयूष नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। ऐसे ही एक दिन पीयूष उसको मिलने के लिए एक पार्क में बुलाता है। रीवा अच्छे से तैयार होकर उस पार्क में पहुंचती है और जैसे ही वो पीयूष को देखती है, वो भागकर उसे हग कर लेती है, जिस वजह से उसके नेल्स पीयूष के गलों पर लग जाते हैं। रीवा परेशान होकर कहती है, ओ माय गॉड, अभी तो टूट ही जाते मेरे नेल्स। वाह, नेल टूट जाता, ये दिख गया मैडम को। मुझे तुम्हारे नेल से लग गई, वो नहीं दिखा। अब एक एक खड़के ही देखूंगी ना बाबू। अरे जाओ ना, तुम जितना प्यार अपने नेल से करती हो शायद उतना मुझसे नहीं करती। पीयूष, नेल्स और खुद कंपेयर मत करो। तुम्हारी जगह अलग और मेरे नेल्स की जगह अलग है, समझे? रीवा पीयूष को मनाते हुए उसको हक कर लेती है। ऐसे समय बीतता जाता है और रीवा और पीयूष अपने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताकर उनको एक होटल में मिलवाने ले जाते हैं। पीयूष के परिवार में उसकी विधवा माँ कांता देवी थी। सभी घर वालों आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ महीने बाद दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद रीवा की सास उससे कहती है, बहू, शादी के कुछ दिन बीत चुके हैं और अब तू खुद संभाले रसोई को। माँ जी, अब नौकरानी रख लीजिए। अब मेरे से घर का काम नहीं होगा। अगर मैं घर का काम करूंगी तो मेरे नेल्स टूट जाएंगे। नौकरानी क्या तेरा बाप भिजवाएगा और उसकी पगार तेरी माँ देगी? हाँ, दे देगी, अगर आपका बेटा आपकी चूड़ियां पहनकर बैठ जाए तब। भैंसिया जैसी शक्ल, अरे ये सब बकते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? माँ जी, जब आपको मेरा माँ बाप के लिए ऐसे बेहुदे शब्द बोलते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे भी शर्म नहीं आती। दोनों सास बहू एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते हैं। फिर एक दूसरे की तरफ देखकर पुआर सा मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे समय बीतता जाता है और एक दिन रीवा के ससुराल में कुछ मेहमान आने वाले होते हैं, तो उसकी सास उससे कहती है, अरे रोज नहीं तो कम से कम आज तो कुछ बना ले खाने में। अरे मेहमान आने वाले हैं, क्या मैं कहूंगी कि मेरी बहू ने पहली रसोई में क्या बनाया? माँ जी, अब माफ करो मुझे, फिर मैं नहीं करूंगी ये घर के काम। अगर आपका मन करे तो मुझे घर से भी निकाल सकती हो। कांता बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और बेचारी अकेले ही सारा काम करने लगती है और कुछ देर बाद सारे मेहमान आ जाते हैं। कांता देवी सभी का अच्छे से स्वागत करती और अकेले ही सारा काम करती है। थोड़ी देर बाद मेहमान खाना खा के घर से चले जाते हैं, तो वही दूसरी तरफ रीवा अपने कमरे में बैठकर अपने नेल्स को शेप देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अपनी माँ को इस तरह काम करते देख उसका बेटा उससे कहता है, माँ, रेवा कहाँ है? और मैं देख रहा हूँ कि कई दिन से आप ही सारा काम कर रहे हो। अब तू बता मैं क्या करूं? मेरी किस्मत में तो शायद आराम लिखा ही नहीं है। बहू हो तब भी, बहू ना हो तब भी। रेवा, रेवा, कहाँ हो तुम? हाँ, बोलो क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? माँ सारा काम करती रहती है और तुम बस इस नेल्स में ही लगी रहती हो। तो क्या करूं? अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो एक नौकरानी रख लो। बेटा, इसके मुंह लगने से तो कोई फायदा है नहीं, तो तू एक काम कर कि तू मेरे लिए एक नौकरानी ले आ अच्छी सी। अगले ही दिन पीयूष अपनी माँ के लिए एक नौकरानी जिसका नाम प्रिया होता है उसको काम पर रख लेता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और प्रिया घर का सारा काम अच्छे से करने लगती है। साथ ही साथ कांता देवी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसे ही एक दिन कांता देवी प्रिया से कहती है, बेटा प्रिया, तू कितनी समझदार और संस्कारी है। बड़ों से बात करने का तरीका और घर का कामकाज, ये सब करने में तू कितनी कुशल है। माँ जी, ये सब मेरी माँ के दिए हुए संस्कार है। रीवा चुप कर दोनों की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है
और फिर धमकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक रात पीयूष ऑफिस से बहुत देरी से आता है। जब घर आता है तब उसको खाना पीना प्रिया देती है और दोनों कुछ देर साथ बैठकर बात किया करते हैं। थोड़ी ही देर बाद रीवा पानी पीने के लिए जैसे ही उठती है उसको बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखती है कि उसका पति और प्रिया दोनों खूब हंस हंस कर बात कर रहे होते हैं। वो गुस्से से जाती है और पीयूष से कहती है, हो तो मेरे पीठ पीछे ये रासलीला हो रही है आपकी। हाँ, अरे जैसी सोच है तुम्हारी वैसा ही बोलोगी ना। ओ अब मेरी सोच ही खराब है। हाँ, लगता है कोई नई सोच वाली पसंद आ गई ना, इसलिए। हाँ शायद यही बात है। अबे तुम यहाँ काम करने आई हो, खाना देकर पराये मर्द के बगल में बैठकर दांत फाड़ने की क्या जरूरत है? ऐसे ही काम करती हो क्या तुम? और तुम पीयूष, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं तुम्हें। जाओ। रीवा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अकेले खुद से कहती है, ये सब तेरे कर्मों का नतीजा है। तूने बोला था नौकरानी रख लो, अब भुगत। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस प्रिया की बच्ची को घर से भगाना ही पड़ेगा। इसको क्या लगता है यहाँ रहकर अपना राज चलाएगी? मैं कल ही इसको यहाँ से बाहर कर दूंगी। ऐसे ही अगली सुबह रीवा प्रिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसको किचन से बाहर लाती है। तभी प्रिया का हाथ पकड़कर पीयूष अपनी तरफ खींच लेता है और गुस्से से कहता है, ये क्या तरीका है तुम्हारा किसी से इस तरह पेश आने का? मैं दूसरी नौकरानी ले आऊंगी, मगर ये नहीं रहेगी अब यहाँ। हमेशा तेरी ही मर्जी चलेगी क्या? जब मर्जी नौकरानी रख लो और जब मर्जी तब इन्हें हटा दो। अरे इसी पैसे से इन लोगों का घर चलता है। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन या तो ये रहेगी या मैं। तुम यहीं रहोगी। मैं, प्रिया और माँ हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। तुम यहाँ अपने नेल्स और अपना ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? सभी लोग वहां से जा ही रहे होते हैं कि रीवा जोर जोर से रोने लगती है और सबको रोकते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं ससुराल में एक पति और बहू के प्रति होने वाले सारी जिम्मेदारियों को भूल गई थी, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। पीयूष और माँ जी, सुनो ना पीयूष, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी प्लीज। रीवा अपने कमरे में जाती है और वहां से नेल कटर ले आती है और अपने सारे बड़े नेल्स काट देती है। वो कहती है, जिस चीज से मेरे घर वाले की खुशी ना रहे उस चीज का क्या फायदा। चलो कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। सभी लोग रीवा को माफ कर देते हैं और ऐसे ही समय बीतता जाता है और रीवा अपने ससुराल की पूरी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है।